हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एफकेट फर्स्ट 2018 के पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर। ठीक है, जो पाइप ए है वो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर। If both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed, then the other pipe will fill the tank in। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है एफकेट का सारा इंग्लिश में होता है, कोई दूसरी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो आप इसी में प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू में क्या पूछा है कि पाइप ए क्या है, टैंक को 8 घंटे में भरता है। तो ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है ना। तो बीच में होता है टोटल वर्क, हमें जो टोटल काम करना है। राइट हैंड साइड में टोटल टाइम, टी यानी टोटल टाइम, और लेफ्ट हैंड साइड में है यूनिट वर्क। यूनिट वर्क मतलब यूनिट टाइम में। ठीक है, याद रखें ये चीज़ें। अब क्या है, पाइप ए जो है वो काम को 8 घंटे में करता है, यानी पाइप ए है वो टोटल काम कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, वो 8 घंटे में कर रहा है। ठीक है, अकेला। पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर, और दूसरा कोई पाइप है वो इसी काम को 6 घंटे में कर रहा है। ठीक है ना। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया और वो यहाँ पे टोटल वर्क मान लिया, जूम किया। क्या जूम किया, इन दोनों का एलसीएम। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24। ठीक है, तो पाइप ए जो है 8 घंटे में 24 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है ना, तो वो 1 घंटे में कितना करेगा, यानी यूनिट वर्क क्या आएगा, 24 के डिवाइड में 8 करिए 3, यानी वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बात चल रही है कि पाइप टैंक को 8 घंटे में भरता है, तो मतलब 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम करता है। बी 24 यूनिट काम को 6 घंटे में करता है, तो 24 के डिवाइड में मैं 6 करूँगा तो 4 यूनिट आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इफ बोथ द पाइप आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड। अगर दोनों पाइप को खोल दिया गया, मैं ए और बी दोनों को ओपन करता हूं, तो कितना यूनिट काम होगा, यूनिट काम कितना होगा, दोनों एक साथ करेंगे, 3 और 4 7। ठीक है, लेकिन दोनों पाइप को सिर्फ 2 घंटे के लिए खोला गया, तो 2 घंटे के लिए जब खोला गया तो 7 दूनी 14, 14 यूनिट काम हो चुका था। टोटल काम 24 था, 7 यूनिट काम 2 घंटे के लिए हुआ। ठीक है ना, तो 7 घंटे में 14 यूनिट काम हुआ। बचा हुआ काम कितना है, 24 माइनस 14, 10। ठीक है ना। अब 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो बी अकेला काम करेगा। बी अकेला काम कितना करता है, एक घंटे में 4 यूनिट। काम कितना बचा हुआ है, 10 यूनिट। हमें समय निकालना है, वेरी इजी। 10/4, 10/4 कितना आएगा, 2.5 घंटे, यानी 2.5 आवर्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। तो ए और बी काम करते हैं। ठीक है, कितने टोटल टाइम, राइट हैंड साइड में 8 दिन हैं, यानी 8 डेज हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी 12 डेज में। ठीक है, और सी एंड ए कैन डू इट इन 8 डेज। सी एंड ए कितने, 8 डेज में। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 24। ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल वर्क कितना मान लिया, इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना रहेगा, 24। तो अगर मैं यूनिट टाइम निकालूं यहाँ पे, यूनिट वर्क, तो टोटल टाइम ये है, टोटल वर्क ये है, 24 डिवाइड में 8 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 और फिर से यहाँ पे 3। हमें क्या निकालना है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन। अगर ए बी और सी तीनों काम करें मिलके तो कितने टाइम में, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक है, आप करिए क्या,
लेफ्ट हैंड साइड में तीनों को जोड़ दीजिए। जब तीनों को मैं ऐड करूँगा तो a और a 2a 2b एंड 2c 2 कॉमन लिया तो a प्लस b प्लस c, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 3 और 2 8, ठीक है। 2a प्लस b प्लस c 8 यूनिट काम करते हैं। तो अगर सिंगल की बात करूं तो तीनों मिलके यूनिट कितना काम करेंगे, कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट, ठीक है। वर्क कितना है टोटल 24, हमें टाइम निकालना है। 24 डिवाइड में 4 दैट इज इक्वल टू 6 डेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹700 is divided among A, B, C in such a way that the ratio of amount of A and B is 2:3 and that of B and C is 4:5. Find the amount in each received in the order A, B and C. देखिए टोटल अमाउंट कितनी है 700, ठीक है। A और B का जो रेशो है वो कितना है 2:3 और B और C का रेशो क्या है 4:5, ठीक है। ओवरऑल रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ, ठीक है, और 3 4 की आपस में मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल जो तीनों का रेशो बनेगा कितना बनेगा 4 × 2 8, 3 × 4 12, 3 × 5 15, ठीक है ना। ये ओवरऑल रेशो आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि यही वो अमाउंट है जो ए बी और सी को मिली है, 8 यूनिट 12 यूनिट और 15 यूनिट, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल है 700 के, ठीक है। 8 + 12 20 + 15 35 यूनिट दैट इज इक्वल टू 700। 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ए बी और सी को कितने रुपए मिले। देखिए रेशो ये था, ठीक है। 8 यूनिट मिले ए को, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 8 की कितनी आएगी 8 × 20 160, ठीक है। 12 × 20 240, 15 × 20 300। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours 15 minutes, ठीक है। इट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए ये एक रिवर है, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो दूसरी डायरेक्शन में क्या है, एक बोट है, ठीक है। अब वाटर तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, बोट क्या है वाटर की डायरेक्शन में भी जा सकती है और वाटर के अपोजिट भी, ठीक है। जब वाटर के अपोजिट जाएगी तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। और जब वाटर की डायरेक्शन में जाती है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। मान लीजिए बोट की जो जब वाटर स्टिल है, रन नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो वाटर जब स्टिल है तो उसमें बोट की जो स्पीड है वो x है, ठीक है। और जब वाटर रन कर रहा है तो वाटर की जो स्पीड है वो y है, ठीक है। अब अपस्ट्रीम में जब बोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो उसको रजिस्ट कौन करेगा, रिवर का वाटर, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी x - y, ठीक है। ये कब है अपस्ट्रीम में, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में क्या है, बोट की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वाटर जो है धक्का लगाएगा, ठीक है ना, पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा x + y स्पीड, कब डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। अब टाइमिंग देखिए, अपस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम। तो अपस्ट्रीम के 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिवाइड में अपस्ट्रीम में जो स्पीड थी x माइनस वाई प्लस फिर डाउनस्ट्रीम में कितने किलोमीटर हैं 10.5 यानी 21/2 डिवाइड में डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई। ठीक है, ये टाइम और ये टाइम किसके इक्वल दिया गया है 3 आवर 15 मिनट। 15 मिनट को मैं हावर में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 आएगा, यानी इस तरह से। ठीक है ना, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है, कैसे बनाओगे, इट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 12 किलोमीटर तो 12 बाई स्पीड, स्पीड कितनी है x माइनस वाई प्लस डाउनस्ट्रीम में 14 किलोमीटर तो 14 बाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, दोनों को जब आप सोल्व करोगे x की वैल्यू आएगी 10 और y की वैल्यू आएगी 4। अब पूछा क्या था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो x ही तो है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, और वो कितनी है 10। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स 108 मीटर एंड 112 मीटर in length are running toward each other on the parallel lines at a speed of 45 km per hour and 54 km per hour respectively. To cross each other after they meet it will take, देखिए we have 2 train, first train having length 108 meter, length are in meter, second train having length 112 meter। ठीक है, रनिंग टुवार्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ रन कर रही है। ठीक है, ऑन द पैरेलल लाइन एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हावर, 45 किलोमीटर पर हावर, और ये कितना है 54 किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, तो वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टू क्रॉस ईच अदर। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखिए कोई भी जो ये मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है ना, सेम लाइन पे तो नहीं आएगी, पैरेलल लाइन पे आएगी, तो ये एक दूसरे का क्रॉस तब करेगी जब ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी और दूसरी ट्रेन ऐसे इस तरह से। ठीक है ना, तो एक्चुअल में दोनों डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ऐड कीजिए 220। ठीक है, जब दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो टोटल स्पीड कितना होगा 54 प्लस 45 तो 99 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको स्पीड क्या है चेंज करनी पड़ेगी। स्पीड क्या है, किलोमीटर पर हावर है, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से जो कैंसिल होता है कर दीजिए, 9 से कैंसिल होगा तो 11 और 2। ठीक है ना, तो 55/2। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय 55। ये 2 डिवाइड में था, ये ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल कीजिए, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 2 8 सेकेंड। ठीक है ना, तो वो 8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। काफी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज 4 टाइम एज इफिशियंट एज Q। जो P है वो Q से 4 गुना काम करता है, इफिशियंट है मतलब काम कर सकता है। देखिए ये पहले भी कर चुके हैं, सेंटर में तो हम टोटल वर्क रखेंगे। ठीक है, टोटल वर्क, राइट हैंड साइड में टोटल टाइम, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट वर्क। ठीक है ना, यूनिट टाइम में कितना काम कर सकता है। ठीक है, अगर P Q से 4 गुना ज़्यादा काम करता है, यानी P काम करता है 4 यूनिट एक दिन में, तो Q कितना करेगा एक दिन में, 1 करेगा। ठीक है ना, तभी तो P Q से 4 गुना ज़्यादा इफिशियंट है। दोनों का एलसीएम लीजिए, चाहे यूनिट वर्क दिया हो चाहे
टोटल टाइम दिया हो, टोटल वर्क, इनका एलसीएम ही लेना है। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे, एक दिन में जो काम होता है वो 4 यूनिट है, टोटल काम ही 4 यूनिट था, तो टाइम कितना लगेगा, एक दिन, 1 डे। ठीक है ना। और यहाँ पे क्याऊ को कितना टाइम लगेगा, एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है, टोटल जो वर्क है 4 यूनिट है, तो 4/1 4 डेज। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, इफ बोथ, अच्छा, इफ पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज लेस देन क्याऊ। अब देखिए पी ज़्यादा इफिशियंट है तो वो कम दिन में काम करेगा। ठीक है, और क्याऊ कम इफिशियंट है तो वो ज़्यादा दिन में काम करेगा। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, देखिए P कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज लेस देन क्याऊ। तो P ने 1 दिन में काम खत्म किया और क्याऊ ने 4 दिन में, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये सब तो यूनिट में चला हुआ है ना। 3 यूनिट डेज वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल दिया हुआ, 45 डेज के। 45 डेज रियल है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 15 डेज के। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देन इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर दोनों मिलके काम करें, देखिए दोनों अगर मिलके काम करेंगे P प्लस क्याऊ, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 4 और 1 5 यूनिट, लेकिन टोटल काम तो 4 यूनिट है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, 4/5। ठीक है, यूनिट। अब हमें तो रियल टाइम निकालना है। ठीक है, रियल टाइम, ये तो यूनिट में आ गया। 4/5 को एज इट इज लिखो, यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 डेज। ठीक है, कैंसल आउट कीजिए, 4 × 12 12 डेज जो आ गया, ये रियल टाइम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बिकम्स ₹2916 in 2 years at 8% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। और जो मिश्र धन है यानी टोटल सम है वो कितना है, 2916 रुपये, 2 साल समय दिया हुआ है, और 8% जो है वो रेट है यानी दर है। द सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम फॉर 3 years ऑन द सेम अमाउंट विल बी। देखिए ये तो दिया हुआ है मिश्र धन। ठीक है, इसके अलावा और जो हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए रेट भी है, टाइम भी है, बट मूलधन नहीं है। मूलधन इसका, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट के लिए मूलधन दोनों सेम है। ठीक है ना, तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है, टोटल अमाउंट दी हुई है 2916। ठीक है, अब 8% का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ 8%, 100 रुपए पे 8 रुपये ब्याज। ठीक है ना, तो 8% रेट का मतलब है, तो फर्स्ट जो साल है, फर्स्ट ईयर है, उसमें 100 रुपये पे हमें 8 रुपये ब्याज मिल रहा है। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 100 रुपये पे 8 ब्याज, और 8 रुपये पे भी 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कितना रहेगा, 8 का 8%। ठीक है, 0.64। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपीज़ पे, कितना आएगा, 16.64। ठीक है, मिश्र धन क्या रहेगा, टोटल अमाउंट 100 प्लस 16.64 दैट इज इक्वल टू 116.64। ठीक है, ये हमने शुरू में 100 माना था, तो हमारा मिश्र धन ये आया है, बट एक्चुअल में मिश्र धन तो ये दिया हुआ है, लिख देता हूँ मैं 116.64 यूनिट, मैंने 100 यूनिट मान लिया था। ठीक है ना, यूनिट, तो यहाँ पे आ गया, तो कैंसिल कीजिए, 25 पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आया, 25 के। ठीक है, 100 यूनिट पे हमें मूलधन मिल जाएगा, कितना आएगा, 100 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, 2500। ठीक है ना, तो ये टोटल अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ था, ये मूलधन कितना आया, 2500 रुपये। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन
गुना दर यानी रेट टाइम डिवाइड में 100। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो 675 जो है वो आएगा, वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 12,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए 12,000 रुपये हैं, ठीक है, 5 साल में वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, तो 20 साल बाद वो कितने होंगे। मान लीजिए वो x हैं, ठीक है ना, 12,000 ना मानिए x हैं, ठीक है, 5 साल बाद वो क्या होंगे 2x, फिर नेक्स्ट 5 के लिए 4x, नेक्स्ट 5 में 8x, फिर नेक्स्ट 5 में 16x, ठीक है, यानी 16 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में कितने थे 12,000, 16 गुना ज़्यादा होंगे तो कितना आएगा 192,000। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, देन इंक्रीज बाय 30%, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416 रुपीज, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए सपोज कीजिए कि जो शुरू में जो रेट था, ठीक है, प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। ठीक है, तो 20% डिक्रीज का क्या मतलब है कि 20 रुपये घटे, 20% डिक्रीज, ठीक है ना, तो अब प्राइस क्या हो गया 80। ठीक है, फिर क्या हुआ इसके ऊपर 30% का इंक्रीज है। ठीक है, तो 80 का 30% कितना हुआ, 20 से 20 कैंसिल, 8 थे 24, 24 का इंक्रीज है, ऐड कर दीजिए 80 + 24 104। ठीक है ना, 100 रुपये से 80 और फिर 80 से 104। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416, रिजल्टिंग प्राइस 104 है लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है 416, तो कैंसिल कर दीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है 100 यूनिट, 1 यूनिट 4 के इक्वल है, तो 100 यूनिट किसके इक्वल आएगा 400 के। तो जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 400। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा परचेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹10 फॉर ईच एंड द सेम number for ₹14 each. He mixed them together and sold them for ₹13 each. Then his gain or loss percent is। देखिए मान लीजिए वो जो आर्टिकल है वो x यूनिट है, ठीक है ना, तो प्रत्येक का जो रेट है वो कितना है 10 रुपीज। फिर क्या है द सेम नंबर फॉर 14 रुपीज़। ठीक है ना, तो सेम नंबर है और ईच का जो रेट है वो कितना है 14 रुपीज़। ठीक है ना, तो आप जोड़िए 10x + 14x दैट इज इक्वल टू 24x, तो ये परचेज कॉस्ट आ गया 24x। ठीक है, अब क्या है उसने मिक्स किया, ही मिक्स दैम टुगेदर एंड सोल्ड दैम फॉर 13 ईच। दोनों को मिक्स करेंगे तो x आर्टिकल और x आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितने हो गए 2x टोटल आर्टिकल हो गए। एक को कितने रुपए में बेचा 13 में, तो सोल्ड प्राइस कितना आ गया, ये परचेज था, परचेज कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 26x। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2x का। ठीक है, इस प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ है तो ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितने पे हुआ है 2x प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी 24x पे इंटू 100, 1 और ये 12 पे कैंसिल हुआ तो 25/3, क्योंकि 4 पे कैंसिल 25 और यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो ये आ गया दिस गेन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टेबल डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 20%, इफ द वैल्यू ऑफ द टेबल आफ्टर 2 ईयर विल बी 32,000, देन व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस। देखिए
मान लीजिए प्रेजेंट प्राइस 100 है, ठीक है, तो 1 साल बाद क्या होगा, 20% वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 साल बाद 20% डिक्रीज होगा तो कितने रहेगी, 80, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे साल, यानी ये तो फर्स्ट साल था, फिर दूसरे साल क्या रहेगा, 20% फिर डिक्रीज होगी। तो 80 का 20% कितना होता है, 16, तो 80 माइनस 16, 64 आ गया, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू रहेगी। 2 साल बाद 100 रुपये की जो कोई आर्टिकल था या टेबल थी 100 रुपीज़ की, वो कितने की होगी, 64 की, बट एक्चुअल में 64 की जगह क्या वैल्यू दी गई है, 32,000, ठीक है ना। तो आप इनको कैंसिल कीजिए, 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 500, ठीक है। और शुरू में टेबल की प्रेजेंट प्राइस कितनी मानी थी, 100 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 500 और 100 यूनिट कितना रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट प्राइस कितना आ जाएगा, 50,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू 40,000। ए और बी की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 40,000, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज्यूम किया ए की सैलरी 100 ए है और बी की है 100 बी, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40,000, ठीक है। अब A spends 85% of his salary and B 95% of salary. If now their savings are same. देखिए 85% अगर A ने स्पेंड किया तो सेविंग कितनी हुई, 50 ने, और B ने 95% क्या किया, सैलरी क्या की, स्पेंड्स कर दी, तो 5% यानी 5B बची, ठीक है ना, वो सेविंग रही। दोनों की जो सेविंग है वो इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों की सेविंग इक्वल है तो ए और बी में यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3A दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी की वैल्यू ए की टर्म में अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है ना, तो 100A तो पहले ही था, एक बी की वैल्यू 3A है तो 100B की वैल्यू 300A हो जाएगी, ठीक है। तो 300A प्लस 100A 400A आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या है, ये 100। हमसे पूछा क्या है, नाउ द सैलरी ऑफ ए इज, ए की सैलरी क्या है, तो ए की सैलरी कितनी थी, 100A, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 100, 100 इंटू 100 10,000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 8,000 rupees. The average salary of 7 technician is 12,000 rupees and the average salary of the rest is 6,000 rupees. The total number of worker in the workshop is, देखिए एवरेज सैलरी का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की हो या किसी भी डाटा के ऊपर एवरेज हो, तो एक्चुअल में एवरेज की जो भी वैल्यू होगी प्रत्येक डाटा यानी ईच डाटा के ऊपर इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अगर वर्कर की एवरेज सैलरी दी हुई है 8,000, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्कर की जो सैलरी है, ठीक है ना, ईच वर्कर की जो सैलरी है वो 8,000 है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी बोला गया है द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12,000, ठीक है। जो टोटल हैं, टोटल वर्कर उनकी तो 8,000 है, लेकिन इन वर्करों में से 7 टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनको 12-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रत्येक को कितने मिलते हैं, 8,000, लेकिन 7 ऐसे हैं जिनको 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो कितने ज़्यादा मिले हैं, एक वर्कर को, एक टेक्नीशियन को 4,000 फालतू। कितने हैं स्टूडेंट, वर्कर 7, तो ओवरऑल कितने मिले, 7 चौक 28, 28,000 जो है वो ज़्यादा मिले, ठीक है। अब देखिए द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज 6,000। जो 7 टेक्नीशियन थे, इसके अलावा जो बच गए, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कितने हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 6,000 रुपये। तो ओवरऑल एवरेज तो 8,000 है, तो इनको 2-2 हज़ार रुपये कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो
8,000 एवरेज को, टोटल एवरेज 8,000 उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो 28,000 रुपये हैं वो 2-2 हज़ार के हिसाब से यहाँ नंबर ऑफ वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो 8,000, एक वर्कर को 6 से 8,000 तक पहुँचने में 2,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 28,000 कितने लोगों में पहुँचेंगे। अब देखिए 28,000 रुपये यहाँ पे जो ज़्यादा थे वो कितने वर्करों में जाएंगे, एक वर्कर को 2,000 रुपये की ज़रूरत है तो 14 वर्कर में। तो यहाँ पे जो वर्कर हैं कितने हैं, 14। हमसे पूछा गया है टोटल वर्कर कितने हैं, 7 और 14 यानी 21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता ए टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर हावर for 50% of the distance, 40 km per hour for 40% of it and 20 km per hour for the remaining. The average speed in kilometer per hour for the whole journey is, देखिए speed is equal to, speed क्या होती है, distance upon time। अब यहाँ से आप टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। एज्यूम कीजिए कि टोटल डिस्टेंस है वो 100 है, ठीक है। तो स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड थी 50% ऑफ द डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो उसका 50% कितना रहा, 50 किलोमीटर। तो टाइम देखिए, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 50% ऑफ द डिस्टेंस का मतलब 50 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर हावर प्लस, आगे देखिए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 40% ऑफ इट, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, कैसे पता लगा 40% है, टोटल 100 थी, 100 का 40% 40 ही होता है, ठीक है। और स्पीड कितनी दी है 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर प्लस 20 किलोमीटर पर हावर फॉर द रिमेनिंग। टोटल डिस्टेंस 100 थी तो बची कितनी 50 और 40 90, 10 किलोमीटर बच गए। 10 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। आप इनको सॉल्व कीजिए, 1 यहाँ पर भी 1 और ये हाफ, 1/2, 1 और 1 2 और हाफ यानी 2.5 हावर, ठीक है। 2.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैंसिल करके आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। इस इक्वेशन की वैल्यू 6 दी गई है, इस इक्वेशन की हमें निकालनी है। तो दिया क्या है 2x - 1/2x दैट इज इक्वल टू 6। आप करिए क्या, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वेयर करने पर इसको खोलिए, 4x² प्लस 1/4x² माइनस 2 × 2x × 1/2x दैट इज इक्वल टू 36। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहा ये टर्म और राइट हैंड साइड में 38 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालनी है इस वैल्यू की हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो करिए क्या, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और इस राइट हैंड साइड को भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ओनली x प्लस 1/16x², ये बचा, ये इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 19/2। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ एन काउज अमंग हिज 4 सन्स so that the first son get 1/2 the herd, the second 1/4 and the third 1/5. The fourth son 7 cows, then the value of n is. देखिए एक किसान ने क्या किया, कुछ गायों को अपने गायें को 4 बेटों में बांटा, यानी काउस को 4 बेटों में बांट दिया। ठीक है, तो मैं उन चारों बेटों के नाम रख लेता हूँ A, B, C और D। ठीक है, मान लीजिए टोटल काऊ 100 थी। ठीक है ना, तो 100 यूनिट जो थी वो टोटल काऊ है। ठीक है ना, तो फर्स्ट को कितनी मिली, 1/2, 1/2 का मतलब इसका आधा यानी 50। ठीक है, सेकंड को कितनी मिली, द सेकंड 1/4 यानी इसका चौथा हिस्सा 25। ठीक है, द थर्ड वन 1/5 इसका 5वां हिस्सा यानी 20। ठीक है, टोटल कितनी है 100। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 95 आएगा। ठीक है ना, 50 + 25 75 + 20 95। तो जो फोर्थ सन था उसको कितनी मिली, कितना यूनिट मिला है, 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके इक्वल दी गई है, 5 यूनिट दी गई है 7 काऊ के, 7 काऊ के। ठीक है ना, 5 यूनिट 7 काऊ के बराबर है। हमने शुरू में 100 यूनिट मानना है तो 20 से गुना कर दीजिए, इसको भी 20 से गुना, तो 100 यूनिट इक्वल आ गया 140 काऊ के। तो यही हमें निकालना था, टोटल काऊ कितनी है 140। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, इफ देयर आर 1369 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट रोज आर। देखिए स्टूडेंट को अरेंज करेंगे किस में, रो में और कॉलम में। ठीक है ना, जैसे कि एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊं मैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि रो में 3 है ABC, तो कॉलम में भी ABCDEFGHI। देखिए रो, देखिए अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम। ठीक है, तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 3। ठीक है, टोटल कितने आ गए 9। ठीक है, बट यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 1369। तो मैंने मान लिया रो की वैल्यू n है और कॉलम की वैल्यू भी n है, तो टोटल कितने आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स n² दैट इज इक्वल टू 1369। तो एक n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, क्योंकि ये 37 का स्क्वायर है। तो रो में 37 है, ऐसे 37 है, और कॉलम में भी 37 स्टूडेंट है। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट रो। लास्ट रो हो, मिडल रो हो, फर्स्ट रो कोई सी भी हो, कॉलम कोई भी हो, सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और वो है 37। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। देखिए सम ऑफ नंबर क्या है, सम क्या है नंबर का 36। ठीक है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होती है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ठीक है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट क्या रही, HCF की वैल्यू कितनी है 3 और LCM की कितनी है 105, तो टोटल क्या आएगा 315। ठीक है, अब प्रोडक्ट 315 है और सम 36 है, तो आपको कोई 2 नंबर हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी अपने आप एज्यूम करने पड़ेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वे नंबर हैं 15 और 21। ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा 36 आएगा, दोनों को गुना करूंगा 315 आएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमें इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। 15 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/15 प्लस 21 का रेसिप्रोकल 1/21। ठीक है, इनको आप सोल्व कीजिए। एलसीएम 315, 15 और 21। ठीक है, 36/315, 9 से कैंसिल होगा, 4/35। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 4/35 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।